नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज़ एग्रीकल्चर। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली बेटा इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर कैसे होती है, इंडिया में कैसे होती है, यूएस में कैसे होती है, काफ़ी कुछ हम एग्रीकल्चर के बारे में लर्न करेंगे। और एग्रीकल्चर होता क्या है एक्चुअली में, तो मैं आपको यहीं पे बता दूं। एग्री मतलब होता है सॉइल और कल्चर। सॉइल और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर सॉइल की कल्टीवेशन हो रही है, उसे एग्रीकल्चर होते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कल्चर होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कल्टीवेशंस होती है, वो भी आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो चलो लेट्स बिगन, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, ये छोटी सी स्टोरी को हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टोरी जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टोरी में क्या है, तीन तीन बच्चे हैं, जैसे गुरप्रीत, माधव और टीना। ये कहाँ, एक गांव में खेत के किनारे पे चल रहे थे और एक फार्मर को ये देखते हैं। वो फार्मर क्या कर रहा होता है, टीलिंग कर रहा होता है। टीलिंग मतलब क्या होता है, खेतों की खुदाई कर रहा होता है ना। तो फार्मर वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो फार्मर उन्हें बताता है कि मैं क्या ग्रो कर रहा हूँ, मैं ये गेहूँ ग्रो कर रहा हूँ, मतलब गेहूँ की क्रॉप फसल के लिए तैयार कर रहा हूँ, गेहूँ उगा रहा हूँ। तो फिर जस्ट, और फिर अभी वो बताता है फिर कि जस्ट मैंने अभी सॉइल में क्या डाला है, मैन्योर डाला ही है, और इससे क्या हो जाती है, सॉइल से सॉइल फर्टाइल फर्टाइल हो जाती है। मैन्योर डालने से सॉइल क्या हो जाती है, आपकी फर्टाइल हो जाती है। और उसने बच्चों को बताया कि ये जो गेहूँ इसमें से निकलेगा, मैं जाके इसको कि मंडी में बेचूंगा। मंडी में बेचने के बाद वो जाएंगे, कुछ फैक्ट्रीज में जाएंगी, जहाँ से आपका ब्रेड और बिस्किट तैयार होगा। तो ये सारी प्रोसेस वो उन्हें बता रहा होता है कि कैसे ये प्रोसेस चलती है। अब उसने क्या बताया कि उसने बताया मैं क्या करूँगा, गेहूँ उगाऊंगा, गेहूँ उगाने के बाद उसे मंडी में बेचूंगा, मंडी में बेचने के बाद वो फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में जाने के बाद उसका ब्रेड और बिस्किट बनेगा और फिर वो आपको मिलेगा, है ना। तो वो ये इस तरीके से उसने बताया। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं वो क्या बोलना चाह रहा था, तो इस ये कैसे हो रहा है। तो अब देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, प्लांट से लेकर और एक फिनिश प्रोडक्ट तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, किस कहाँ से, जैसे एक आपने गेहूं लिया और गेहूं से लेकर आप आपके हाथ में बिस्किट तक आया, उसमें कौन सी प्रोसेस फॉलो हुई, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना आपकी फॉलो हुई। और वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है और टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी में कुछ नहीं बेटा, जो आप एक्सट्रैक्शन करते हो ना, प्रोडक्शन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर से जो भी आप रिसोर्सेज का क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो। जैसे आप एग्रीकल्चर करते हो, फिशिंग करते हो, गैदरिंग करते हो, है ना। ये सारे क्या है, एग्जांपल है किसके, प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे आपने खेती करी, आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, क्या वीट प्रोडक्शन हुआ, तो वो क्या हो गया, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो। आपने फिशिंग पकड़ी, आप गए समुद्र में, आपने मछलियाँ पकड़ी, वो क्या हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। जैसे इससे पहले चैप्टर में आपने देखा था माइनिंग, माइनिंग करी, खुदाई करी, उसमें से आपने कुछ और निकाले, मिनरल्स निकाले, वो क्या हो गई, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। अब उसके बाद जब वो गेहूं जब मंडी में बेचता है, तो गेहूं कहाँ जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में जाता है, कंपनियों में जाता है ना। जैसे आप माइनिंग करते हो, माइनिंग करने के बाद वो और कहाँ पे जाते हैं, आपके कुछ इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। तो इंडस्ट्री में जाने के बाद उनकी कुछ प्रोसेसिंग होती है ना। जैसे स्टील बनती है, और ब्रेड बनता है ना, ये कपड़े बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी एक्टिविटी फॉलो होती है। मतलब सिंपली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी में जाके चीज़ें बन रही हैं, तो उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में कुछ नहीं होता बेटा, आप क्या कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो है ना। और फिर टर्शरी एक्टिविटी में क्या होता है बेटा, वो टर्शरी एक्टिविटी में जब कंपनी में चीज़ें आप बन के तैयार हो जाती है, फिर आपके पास जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जो आपके पास पहुंचता है ना, वो उसे हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच जाता है, ट्रेड के थ्रू कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है, बैंकिंग, और ये सारे सेक्टर जो आते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सारे किस में आ जाते हैं, टर्शरी एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो अब एक बार मैं वापस से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, माइनिंग करी, माइनिंग क्या हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी में आ गई। उसको भेजा आपने कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपने प्योर स्टील बनाया, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। और फिर वो मार्केट में अवेलेबल हो गई, आपने उसे खरीद लिया, तो वो क्या हो गई, आपकी टर्शरी एक्टिविटी हो गई। तो आया समझ में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो एग्रीकल्चर जो होती है, एग्रीकल्चर का मतलब मैंने बता दिया। एग्री मतलब सॉइल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, है ना। इट इंक्लूड क्रॉप्स, ये आपका क्या क्या इंक्लूड करता है, ग्रोइंग, आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, फ्रूट ग्रो कर रहे हो, वेजिटेबल्स, फ्लावर, ये सारी चीज़ें जो भी आप लाइफ स्टॉक जो पाल रहे हो, है ना, जो भी जानवर आप पाल रहे हो, सब क्या हो गए, प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। और इसमें वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन इंगेज्ड है।
और इंडिया में तो 2/3 पॉपुलेशन क्या है, 2/3 मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आपकी 70% के आसपास पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलती है, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में ही देखने को मिलती है। अब जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती है ना, उसके लिए सूटेबल क्या चाहिए आपको, एक अच्छी खासी टोपोग्राफी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे सॉइल अच्छी हो, अगर टोपोग्राफी सही होगी तो सॉइल अच्छी होगी, वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा होगा। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होगी, एग्रीकल्चर भी क्या होगा, अच्छा खासा होगा। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोइंग आर एज नोन एज द एरेबल लैंड, जहाँ पे आप क्रॉप ग्रो करते हो ना, वो उस लैंड को हम बोलते हैं एरेबल लैंड। अब हर जगह तो पूरा, आप पूरे दुनिया में देखोगे तो हर जगह तो एरेबल लैंड नहीं है ना, कुछ ही लिमिटेड एरिया होते हैं जो एरेबल होते हैं, जहाँ पे आप खेती करते हो। हर जगह तो खेती, रोड पे आप खेती नहीं कर सकते हो ना, वो एरेबल है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे खेती हो सकती है उसे हम बोलते हैं एरेबल लैंड। तो आपसे पूछेंगे एरेबल लैंड क्या होता है, तो आप इजिली बता सकते हो। In the map, you can see the agriculture activity in concentrated in those region the world suitable for the factor for the growing of crop exist। अब देख सकते हो आप इस ग्राफ में, ये देखो, ये ग्राफ आपको दिखाया हुआ है जहाँ पे आपकी अच्छी खासी क्रॉप ग्रो हो सकती है। जैसे ये ग्रीन वाले जितने भी है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी खासी होती है। जैसे ये देखो, इंडिया तो पूरा ही एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट कंट्री है। और ये देखो, ये कुछ यूरोप एरिया देख रहे हैं आपको, ये चाइना वाला एरिया देख लो आप, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये आप इजीली समझ सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा कैप्रिकॉन, ये रहा पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सदर्न ओशन, ये सारे हैं ना लोकेशन बेटा आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बताया आपको कल्चर मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन, एग्री मतलब होता है सॉइल, तो सॉइल की कल्टीवेशन होते हैं, ऐसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप के कल्चर दे रखे हैं आपको, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है एग्रीकल्चर, इन्होंने दिया हुआ है एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, सॉइल पे जो कल्टीवेशन हो रही है उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। और इसमें क्या होता है, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब आप जानवरों को जो पालन पोषण कर रहे हो, उनका ग्रेजिंग वगैरह कर रहे हो, वो सारी किस्में आ गई आपकी एग्रीकल्चर में ही आ गई। इसको हम फार्मिंग भी बोलते हैं। अब सेरीकल्चर, जो जिससे सिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। पीसीकल्चर, जो फिश का प्रोडक्शन करते हो आप तालाब वगैरह में, उसे हम बोलते हैं पीसीकल्चर। और विटीकल्चर, जहाँ पे ग्रेप्स की प्रोडक्शन होती है ना, ग्रेप्स मतलब अंगूर की जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती है, उसे हम बोलते हैं विटीकल्चर। अब ये हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, हॉर्टिकल्चर में आप वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, फ्लावर ग्रो कर रहे हो और फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए, तो उसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, तो आपसे पूछ सकते हैं बेटा। अब फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट अ सिस्टम। इम्पॉर्टेंट इनपुट आर द सीड्स। देखो, कुछ इनपुट मिलता है फार्म सिस्टम में और कुछ आउटपुट मिलता है ना। इनपुट क्या डालते हो आप और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। जैसे फर्टिलाइजर, सीड्स डालनी पड़ती है आपको, फर्टिलाइजर मशीनरी, लेबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है, ये इनपुट होती है आपकी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, उसके बाद उसको कुछ प्रोसेस करते हैं। देखो, जैसे ये हो गया, आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो। आपको इनपुट में क्या देना पड़ता है, मशीनरी, सीड्स, केमिकल और लेबर वगैरह भी होती है इसमें। और यहाँ पे फिर क्या होती है, उसके बाद प्रोसेस होता है कुछ, जो आप प्लफिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, ये सारी क्या है प्रोसेस होती है। और फिर फाइनल आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट। आउटपुट में आपकी क्रॉप्स आ गई, ये आपको पता चल गया बेटा। तो ये इनपुट हो रहा है, इनपुट से जो आउटपुट हो रहा है उसके बीच में कुछ प्रोसेसिंग भी हो रही है। तो ये आप एक सिंपल सा डायग्राम है फार्मिंग सिस्टम का। देखो, ये एरेबल फार्म में हो रहा है। अब कुछ फिजिकल इनपुट भी होते हैं, जैसे एक ह्यूमन इनपुट होता है। ह्यूमन इनपुट में आपको स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल, ये सारी चीज़ें, और भी कुछ जो फिजिकल ये ह्यूमन इनपुट है ना। और आपको कुछ फिजिकल इनपुट चाहिए होता है, जैसे टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, सन होगा तो अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, रेनफॉल भी आपको चाहिए, सोइल भी अच्छी खासी फर्टाइल होनी चाहिए, और स्लोप कैसा है उसके ऊपर भी आपका क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपकी खेती कैसी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें पता चल गई, फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट आपको पता चल गया, फार्म सिस्टम आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्लफिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है ना। उसके बाद क्या कर लेते हो, हार्वेस्टिंग करके आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है बेटा जिसमें हम कोई भी आप केमिकल वाला पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सिंपली ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर रहे हो है ना, और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो। कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड
जो सीड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आपको पता चल गया ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। अब टाइप ऑफ फार्मिंग में मैंने देखा जो फार्मिंग जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। पूरे वर्ल्ड में जो होती है टाइप ऑफ फार्मिंग अलग अलग तरीके से होती है। अब उनके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर है वो? आपकी वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कैसा है, प्रोडक्शन कैसी है वहाँ पे, और फिर उसके बाद लेबर कैसी है, उसका टेक्नोलॉजी का लेवल उस जगह का कैसा है, वो सारी चीज़ें वो डिपेंड करती है। अब इस बेसिस पे भी दो तरीके से आपकी फार्मिंग डिसाइड की जाती है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और एक कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, इसके बारे में मैं एक मिनट रुको, थोड़ा जूम कर लूँ मैं इसको ताकि आपको आसानी हो जाए। अब ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, ये क्या होती है, मेनली कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? अपनी फैमिली जो अपनी ज़रूरतें हैं ना वो पूरी हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्या? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो लेबर जो होते हैं ना, जो किसान जो होते हैं, वो जो फसल जो होती है ना उनको बेचने के हिसाब से नहीं ग्रो करते। वो सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए ग्रो करते हैं। उसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है ना, लेबर की ज़रूरत भी कम होती है। आपस में एक दूसरे घर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं और वो खेती कर लेते हैं। और इसको भी आगे दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव दो तरीके से इस फार्मिंग को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इंटेंसिव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंटेंसिव में क्या होता है बेटा, एक छोटा सा, इनके पास ज़्यादा बड़ा प्लॉट तो होता नहीं है ना। जैसे मैंने बता दिया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, अपने घर के लिए ही ये लोग यूज़ करते हैं, लगभग अपने लोकल लेवल तक के लिए ही होती है, ये सेलिंग के लिए नहीं होती है, मार्केट के लिए नहीं होती है ना। मतलब अपना और अपने परिवार का पेट भर जाए उतने लेवल की खेती ये लोग करते हैं। तो इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें छोटे सिंपल टूल्स लेके और बहुत सारे लेबर लगे होते हैं, है ना। छोटे सबके पास सिंपल टूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर ले लिया, ये ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें लेके और बहुत सारे लेबर, मतलब इंटेंस लेबर लग जाते हैं यहाँ पे। तो और ये डिपेंड करते हैं, थोड़ा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करते हैं, है ना। और यहाँ की सॉइल क्या होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है ना। इससे क्या होता है, इसमें ग्रोथ भी, जो क्रॉप की ग्रोथ होती है ना वो अच्छी हो जाती है। इसकी वजह से क्या करते हैं, एक साल में एक से ज़्यादा बार सेम ही प्लॉट पे क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं। जैसे यहाँ की जो मेन क्रॉप है, राइस इज़ अ मेन क्रॉप होती है इन लोगों की। द अदर क्रॉप इंक्लूड द वीट, मेज, पल्सेस, ये सारी क्या होती है, ऑयल सीड, ये सारी क्या है, अदर क्रॉप्स हैं। ये फार्मिंग प्रिवलेंट है कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, और लैंड कम होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन है, लैंड कम है, इसके लिए थोड़ी थोड़ी लैंड आती है सबके पास, उस हिसाब से ये वहाँ पे ज़्यादातर प्रचलित होते हैं, प्रिवलेंट होते हैं। प्रिवलेंट मतलब प्रचलित होना। तो ज़्यादातर आपको कहाँ देखने मिलेगा, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में ये इस टाइप की फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी। अब जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ना, ये भी दो तरीके से डिवाइड है, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक नोमैडिक कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर कहाँ पे की जाती है बेटा, जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं, है ना। थिक फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं। इक्वेटर मतलब जो लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है ना, वहाँ पे होती है। एक ट्रॉपिकल रीजन पे आपकी सब्सटेंस शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये कौन सा एरिया आ जाते हैं, इसमें कौन कौन से एरिया कवर करते हैं, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, कुछ पार्ट हो गया साउथ ईस्ट एशिया का, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, तो जंगल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जंगल ज़्यादा होते हैं तो जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है ना, वो क्या करती हैं, जैसे इन्होंने लैंड का टुकड़ा पकड़ा, अब यहाँ पे जितने भी पेड़ होंगे ना, उन सबको क्या करेंगे, ये लोग जला देंगे। जलाने के बाद उसको क्या करेंगे, उनकी जो राख होगी ना, राख उसको क्या करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और ये क्या करेगी, एक मैन्योर का काम करेगी, मतलब फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करेगी। उसको मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने के बाद क्या होगा, ये अच्छी खासी सॉइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे फर्टाइल हो जाएगी। जब सॉइल फर्टाइल हो जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। खेती करने के बाद 2-3 साल बाद इसकी फर्टिलिटी सॉइल की क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, जो जितने भी लोग होंगे यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले, वो क्या करेंगे, एक दूसरा लैंड का पीस पकड़ेंगे, दूसरे लैंड के पीस पे भी सेम की सेम प्रोसेस ये लोग रिपीट करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे जाएंगे ना, और फिर 2-3 ऐसे लैंड के टुकड़े पकड़ेंगे तो वापस यहीं पे आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगी, वापस से इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। क्यों ग्रो हो जाएगी? क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और वेजिटेशन बहुत तेज़ी से क्या होता है, ग्रो करता है। इसकी वजह से ये ऐसा होता है। और यहाँ पे जो मेजर जो खेती करते हैं लोग, कौन कौन सी खेती करते हैं, जैसे आपको देखने को मिलेगा मेज़, याम, पोटैटोज, कसावा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये लोग ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्निंग भी बोलते हैं।
जो इंडिया में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो किस नाम से जानी जाती है, वो झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानी जाती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम देखते हैं। और मैक्सिको में किस नाम से जानी जाती है, मिल्पा नाम से जानी जाती है। ब्राज़ील में किस नाम से जानी जाती है, रोका नाम से जानी जाती है। लडांग में, मलेशिया में ये लडांग नाम से जानी जाती है। तो आपको पता चल गया बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। अब हम आ जाते हैं नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग पे आ जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है बेटा, सिंपल मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सेमी एरिड और एरिड रीजन, मतलब सूखे वाले एरियो में ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कौन से पार्ट्स में, जैसे आप देखोगे सहारा, सेंट्रल एशिया, है ना, और इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ये आपको इस टाइप की नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है बेटा, जो इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं। उनका चारा और पानी भी साथ में लेकर ये लोग घूमते हैं। अब ये वहाँ वहाँ जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि हाँ थोड़ी भी उनको मिल जाए सहूलियत, जहाँ पे वो अपने जानवरों को फोडर खिला सके, वहाँ पे रुकते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो चलते रहते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं। और ये फिर अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, जैसे इनके पास मैंने बताया कुछ एनिमल्स होते हैं, वो क्या प्रोवाइड कर देते हैं, इनके पास मिल्क प्रोवाइड कर देते हैं, इनके हेयर बेच देते हैं, इनकी हाइड्स बेच देते हैं ना, हाइड्स मतलब स्किन बेच देते हैं, जिससे आप काफ़ी कुछ अलग अलग जैसे लेदर वगैरह की चीज़ें बनती है ना। तो ये सारी बेच के ये क्या करते हैं, अपना अपना और अपनी फैमिली का पालन पोषण करते हैं। जैसे इनकी जो और जो ये मूव करते हैं ना, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये लोग मूव करते हैं। जैसे इनमें जो मेन एनिमल जो पाए जाते हैं आप देखोगे, शीप हो गई, एनिमल हो गया, याक हो गया, गोट्स हो गया, ये जो होते हैं ना, बहुत ही कॉमन इनके पास होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और उससे अपनी खेती का मतलब अपनी फैमिली का पेट भरते हैं। अब हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया है, जो अपने लेवल तक ही सीमित है। अब हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। अब कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है बेटा, कॉमर्शियल फार्मिंग जो मार्केट के लिए फार्मिंग होती है, मतलब बड़े लेवल पे जो फार्मिंग हो रही है उसे हम बोल रहे हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। आपको पता चल रहा है बड़े लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे आपकी फार्मिंग हो रही है ना, छोटे मोटे खेत में नहीं हो रही है। वहाँ पे हमने देखा छोटे छोटे खेतों में हो रही है, लेकिन यहाँ पे छोटे मोटे खेत में नहीं हो रही है, ये बड़े लेवल पे हो रही है। अब कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, फार्म्स क्या, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में, और एनिमल्स को भी क्या करते हैं, पालते पोसते हैं, रियर करते हैं, मतलब पालते पोसते हैं। द एरिया कल्टी द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज, मतलब मैंने बताया ना, जो आपने एरिया जो कल्टीवेट किया है और जो अमाउंट उसके लिए लगी है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन, इसमें सारा काम लगभग क्या होता है, मशीन में होता है। वहाँ पे आपने देखा सारा काम किससे हो रहा था, लेबर से हो रहा था। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड द कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जितने भी ग्रेन निकलते हैं ना वो सारे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ही होते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं और थोड़ा आगे, जैसे इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस। मैंने बताया ना कॉमर्शियल पर्पस के लिए लोग ग्रो करते हैं। जैसे ये क्या ग्रो करते हैं, वीट, मेज, कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रोन ग्रेन। ये वीट और जो मेज है ना, ये कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। मेजर एरिया वो वेयर द कॉमर्शियल ग्रेन फार्म इज प्रिसाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यहाँ पे आपको ये इस टाइप की फार्मिंग देखने को मिलेगी। दीज एरिया आर द स्पार्सली पॉपुलेटेड, ये बहुत ही कम पॉपुलेटेड है, मतलब स्पार्सली मतलब कम पॉपुलेटेड है ना, विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर द हंड्रेड्स ऑफ द हेक्टेयर, मतलब बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर के खेत होते हैं। तो मतलब छोटे मोटे खेत नहीं होते, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, इसके लिए पॉपुलेशन यहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप वहीं पे गांव एरिया में जाओ कहीं पे जहाँ पे छोटे छोटे खेत होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलती है और खेत भी छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कॉमर्शियल फार्मिंग है, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंगल क्रॉप ही ग्रो होता है एक साल में, है ना। तो इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड, फॉडर, क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक। मतलब जो मिक्स्ड फार्मिंग में ये लोग क्या करते हैं, सभी कुछ ग्रो कर देते हैं, फॉडर के लिए भी, है ना, और लाइफ स्टॉक के लिए जो भी ज़रूरतें होती है वो सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है बेटा, ज़्यादातर यूरोप में देखोगे आप, ईस्टर्न यूएसए में देखोगे, अर्जेंटीना में देखोगे, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, ये जगह पे आपको इस टाइप की फार्मिंग देखने को मिलेगी। तो ये आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। आर टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, ये भी क्या है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। यहाँ पे क्या होता है, एक वेयर द सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन।
मतलब यहाँ पे इस टाइप की खेती होती है। कोई किसमें प्लांटेशन, ये प्लांट होते हैं ना छोटे छोटे, टी का प्लांट, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर कैपिटल आर रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और लेबर भी लगते हैं, लोग भी लगते हैं। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, ये खुद ही क्या कर लेते हैं, जो इन्होंने प्रोड्यूस किया इसी को क्या प्रोसेस भी खुद ही कर लेते हैं उसी लैंड पे ही जहाँ पे इन्होंने ये सारा काम किया होता है। इटसेल्फ और इट नियर बाय द फैक्ट्री, और इसको क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी लेके जा सकते हैं। ये इनके ऊपर होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच अ फार्मिंग। अब इसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा खासा होना चाहिए। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कम होता है वो तो ये खुद ही कर लेते हैं, है ना। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होता है यहाँ वहाँ पे ये क्या कर देते हैं, फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे देखने को मिलता है ये मेजर प्लांटेशन, आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल रीजन पे। जैसे रबर आपको मलेशिया में देखने को मिलेगी, कॉफ़ी आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगी, टी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी और श्रीलंका में भी देखने को मिलेगी। ये कुछ एग्जाम्पल है ना। तो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने, अब हम डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप में क्या होता है, देखो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप जो होती है हम ग्रो करते हैं ना, लार्ज वैरायटी में क्रॉप ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। वैसे हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप भी चाहिए। जैसे हमको ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज वैरायटी ऑफ द क्रॉप हमको लेनी ही पड़ेगी। अब क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। और जो जो क्रॉप्स होती है ना वो क्या करती है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। किसके लिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे मेजर फ्रूट क्रॉप आपकी कौन कौन सी है, आप जान ले। देखो आपसे पूछेंगे मेजर फ्रूट क्रॉप कौन कौन सी है, तो वीट, राइस, मेज, ये सारी क्या है, और मिलेट्स, ये क्या है, फूड क्रॉप्स है। अब आपसे पूछेंगे फाइबर क्रॉप कौन कौन सी है, तो आप बताओगे जूट एंड कॉटन। और जो आपकी बेवरेज क्रॉप्स कौन कौन सी है, टी एंड कॉफ़ी, ये आपकी क्या है, बेवरेज क्रॉप्स। तो आपको पता चल गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके राइस के बारे में। तो देखो राइस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। राइस इज़ अ मेजर फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। ये क्या है, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फूड क्रॉप है ना। लोग सबसे ज़्यादा इसका ही कंज्यूम करते हैं। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है, यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में तो ये लोग खाते ही खाते हैं, है ना। ये डेली का उनका काम है। राइस तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस रीजन में हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई रेनफॉल भी आपको देखने को मिलता है। इसके लिए ये ज़्यादातर इसी रीजन में आपको देखने को मिलेगी। इट ग्रोज द बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सोल। और ये कहाँ पे ग्रो होती है, एलुवियल क्लेई सोल। क्लेई सोल क्या होती है आपको मैं बता दूं बेटा, देखो चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमने डिस्कस तो कर रखा है। तो जैसे जो नदी बहती है ना, नदी जब बहती है ना उसके बाजू में कुछ सॉइल डिपॉजिट होती है ना। जो सॉइल डिपॉजिट होती है ना दोनों साइड, तो वो होती है क्या, एलुवियल क्लेई सॉइल। और ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो ये आपको पता चल गया। विच कैन रिटेन वाटर, ये क्या कर सकती है, वाटर को अपने अंदर कंजर्व कर सकती है, रोक के रख सकती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय इंडिया। सबसे नंबर 1 पे कौन है, चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये सारे नंबर पे कंट्रीज़ है। तो आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है राइस का, तो चाइना ही करता है। तो इन अ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रो ईयर आर ग्रोन। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो 2 to 3 क्रॉप्स ईयर आर ग्रोन, मतलब 2 से 3 क्रॉप्स यहाँ पे ये लोग 2 से 3 बार ये लोग ग्रो कर लेते हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश एक कंट्री है और वेस्ट बंगाल इंडिया में है। पहले दोनों एक ही पार्ट थे, चलो वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब वीट के बारे में डिस्कशन करते हैं। वीट रिक्वायर द मॉडरेट टेम्परेचर, इसको कम टेम्परेचर चाहिए एंड मॉडरेट रेनफॉल भी चाहिए, तो मॉडरेट मॉइस्चर भी चाहिए होगा। ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन द ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। अब जब हम इसे ग्रो कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, अलग सीज़न होता है, रेनफॉल का सीज़न होता है ना। लेकिन जब हम इसे काटते हैं तो उस समय क्या होती है, खूब गर्मी होती है। गर्मियों के सीज़न में हम इसे काटते हैं। इट थ्राइव द वेस्ट इन वेल ट्रेंड लोमी सॉइल। ये कहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा होता है, लोमी सॉइल में आपको देखने को मिलेगा। वीट इज़ ग्रोइंग एक्सटेंसिवली इन यूएसए। सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो होता है आपका वीट, यूएसए, फिर कनाडा, फिर अर्जेंटीना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर में ग्रो करते हैं और समर में हम लोग इसे काटते हैं। तो ये आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पे ग्रो होता है, तो आप बता सकते हो यूएसए में।
तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स दे आर नोन एज द कोर्स ग्रेन, ये क्या बोलते हैं इसे, कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं। एंड कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल, मतलब जहाँ पे फर्टिलिटी कम भी होगी ना वहाँ पे, और सैंडी सॉइल भी होगी, तो हम यहाँ पे इसको ग्रो कर सकते हैं इजिली। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब इसको क्या चाहिए, लो रेनफॉल की कम ज़रूरत है और हाई मॉडरेट टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड एडुकेट, थोड़ी बहुत रेनफॉल होती रहनी चाहिए, यही है। और देखो जैसे इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं मिल्स में, जवार आ गया, बाजरा आ गया, रागी आ गया, ये सारे क्या होते हैं, इसको ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। और अदर कंट्रीज़ देखेंगे तो हम नाइजीरिया, चाइना और नाइजर, ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें ग्रो होती हैं। अब देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, डू यू नो मेज इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉर्न, मेज को हम कॉर्न भी बोलते हैं। वेरियस कलरफुल वेराइटी ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, देखो ये अलग अलग कलर के, अलग अलग वेराइटी के कॉर्न आपको देखने को मिलेंगे। हम तो इंडिया में ये खाली पीले वाले ही देखते हैं ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी के अलग अलग वेराइटी कलर में होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे मेज़ के बारे में। मेज़ तो मैंने बता दिया, मेज़ रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर, ये क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स ड्रेन्ड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। मेज इज़ ग्रोन इन द, देखो आपको मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो आप सॉइल कैसी है, जहाँ पे लोमी सॉइल है, क्लेई सॉइल है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रॉप कौन से रीजन में ग्रो की जा रही है। आप टेम्परेचर एक बार ना भी रहे पता आपको, लेकिन ये सॉइल के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, जो ये ज़्यादातर ग्रो कहाँ पे देखने को मिलती है ग्रोथ इसकी, तो नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में और इंडिया में, मैक्सिको में, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर इसकी ग्रोथ। अब हम आ जाते हैं कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन क्या है, हमारी फाइबर क्रॉप है ना। तो कॉटन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, हल्की रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, है ना, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, मतलब ठंड नहीं होना चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन भी कैसी होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ। इट्स ग्रो इन द बेस्ट ऑन, देखो कौन सी सॉइल पे, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल पे ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा उगते हैं, जो आपके गुजरात के रीजन में, इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, इन रीजन में आपको देखने को मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो की जाती है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन, ये आपको पता चल गया। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब हम आ जाते हैं जूट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अब कॉफ़ी के लिए, चलो अब जब कॉफ़ी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। तो अब हम जूट के बारे में देखते हैं। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इट ग्रोन ऑन एलुवियल सॉइल, ये आपको पता चल गया, एलुवियल सॉइल इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसको चाहिए क्या, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट और एलुवियल सॉइल, इसकी रिक्वायरमेंट। दिस क्रॉप ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया में, जैसे इंडिया एंड बांग्लादेश इसके क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो बांग्लादेश है, उसके बाद कौन है, इंडिया है। आया समझ में आपको। तो अब हम आ जाते हैं कॉफ़ी के बारे में डिस्कशन करते हैं। कॉफ़ी क्या है, आपकी बेवरेज क्रॉप है। तो कॉफ़ी रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कैसा, गर्म और गीला क्लाइमेट चाहिए आपको। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। हिल स्लोप आर द मोस्ट सूटेबल, हिल स्लोप जो मतलब हिली एरिया होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इनकी ग्रोथ के लिए, ये बहुत अच्छे एरिया होते हैं। और फिर ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा ये आपकी कॉफ़ी ग्रो करता है। तो अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम जान लेते हैं। देखो जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक जो हु डिस्कवर्ड द कॉफ़ी, एक मैन होता है ना, कब ये 1840 एडी में होता है ना, वो बकरी चरा रहा होता है, तो वो देखता है कि उसकी जो बकरी है ना, एक चीज़ को खाने के लिए आपस में बहुत लड़ रही होती है। तो इन दोनों बकरी के बीच में जाता है और वो उनको छुड़ा के और वो खुद खाता है। उससे क्या होता है, एक एक्सिलरेशन फील होता है, एक्सिलरेशन मतलब बहुत खुशी मिल जाती है उसे। तो तब से वो खाने लगा और फिर उसको कॉफ़ी के नाम से हम जानने लगे। तो यहाँ से हो गई कॉफ़ी की रिसर्च। तो आपको पता चल गया सबसे ज़्यादा ग्रो कौन कर रहा है, ब्राज़ील, उसके बाद कौन, कोलंबिया एंड देन इंडिया। अब हम आ जाते हैं टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टी इज़ द बेवरेज क्रॉप, मैंने ये भी बता दिया, ग्रोन इन द प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल और फिर थ्रू आउट अ ईयर फॉर ग्रोथ इट्स टेंडर लीव्स। आया समझ में।
तो मतलब इसको हाई रेनफॉल चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, अच्छी खासी इसकी ग्रोथ होती है और इसके पत्ते से हम चाय बनाते हैं। तो आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं और थोड़ा आगे जानने की कोशिश करते हैं। इट इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसमें भी क्या चाहिए, लोमी सॉइल ही चाहिए। एंड जेंटल स्लोप, इसमें भी स्लोप होना जरूरी है। तो आपको लोमी सॉइल का, क्लेई सॉइल है ना, ये एलुवियल सॉइल कहाँ पे चाहिए, ब्लैक सॉइल कहाँ पे चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड, लेबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी पत्तियाँ तोड़ रहे होते हैं। पत्तियाँ से ही तो आपकी चाय बनती है, मैंने बताया ना आपको। जैसे केन्या इसका नंबर 1 है, दूसरे पे इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी। ये यहाँ पे आपको मिलती है बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी। इंडिया में बेसिकली बेटा जितनी भी टी बेस्ट क्वालिटी की होती है वो सारी क्या हो जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्यों जरूरी है बेटा, जैसे जैसे आप देख रहे हो, आप हमको क्या करना है, फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है। क्यों इंक्रीज़ करनी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या हो रही है आपकी, दिन पे दिन इंक्रीज़ होती चली जा रही है। आज हमारी पॉपुलेशन हो गई 7 बिलियन, और कुछ समय बाद हो जाएगी 8 बिलियन, फिर 9 बिलियन। ऐसी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ तो हो नहीं रही है। तो इनकी डिमांड भी खाने की इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, है ना। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, ताकि उससे हमारे से क्या हो सके, क्रॉप जो है इंक्रीज़ हो सके, है ना। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्रॉप को उगा सके, नंबर ऑफ क्रॉप आर ग्रोन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हमारी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फर्टिलाइज़र के बारे में अच्छा खासा हमें सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का फर्टिलाइज़र हम यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द सीड, जो सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो द एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी, तभी हमारी क्या होगी, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ है इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हम ये अपनी फूड सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब फूड सिक्योरिटीज़ क्या होती है बेटा, फूड सिक्योरिटी के लिए देखो इन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है छोटा सा, इसको हम जान लेते हैं। फूड सिक्योरिटी मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, हमें इतना, हमारे पास इतना फूड होना चाहिए कि हमारे देश का या वर्ल्ड का एक भी आदमी भूखा ना मरे, है ना। और उसको खाना अच्छी क्वालिटी का मिले, अच्छा न्यूट्रियस हो, ऐसा नहीं खाना खिला दिया केमिकल वाला, ऐसा नहीं, अच्छा न्यूट्रियस वाला हो, अच्छी डाइट, उसको अच्छी डाइट लगे, है ना। तो वो उनकी हेल्थ लाइफ का केयर किया जा सके, तो उस हिसाब का खाना हमें प्रोड्यूस करना है। तो अब आपको पता चल गया। अब हम और थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट द डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका है अलग अलग जगहों में, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हर जगह आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजिंग द प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो डेवलपिंग कंट्री है वो इंटेंसिव कल्चर, मैंने बताया ना, इंटेंसिव मतलब छोटे छोटे खेतों में वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को पाल रहे पोस रहे हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो लार्ज खेतों में है ना, लार्ज खेत है उनके पास। और डेवलपिंग कंट्री में क्या होती है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए वहाँ पे क्या होती है, इंटेंसिव फार्मिंग आपको देखने को मिलती है ना। स्मॉल स्मॉल होल्डिंग जो होती है उनके पास, और यहीं पे लार्ज होल्डिंग आर मोर सूटेबल फॉर द कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब यूएसए में देखोगे, कनाडा, आपको जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्या होते हैं, ये इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है। अब हम एक केस स्टडी समझने, एक केस स्टडी से आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे, है ना। तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, जैसे फार्म्स इन इंडिया। इंडिया में देखो, मैं आपको सिंपल सी स्टोरी बता देता हूँ। जैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि वो मुन्ना लाल कहाँ से था, गाजियाबाद से था, है ना, उसका आदिलाबाद उसका गांव था, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी स्टोरी। जैसे जो मुन्ना लाल है ना, उसके पास कितना 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन होती है, मतलब छोटी सी लैंड है। और वो क्या करता है, उसी में अपनी खेती करता है, अपने घर का पेड़, मतलब पेड़ पालता है। अब वो जब खेती करता है ना, वो खेती से क्या करता है, अलग अलग तरीके के बीज लेके आता है मार्केट से, है ना। मार्केट से बीज लेके आता है, और फिर अच्छी वैरायटी का, और बीज भी किससे सजेस्ट करके लेके आता है, किससे, जो आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे सजेस्ट करता है, और फिर वहाँ से लेके आता है। और फिर और फिर क्या करता है, वो ट्रैक्टर का यूज़ भी नहीं करता, ट्रैक्टर की जगह पे वो प्लफिंग करता है, मतलब बैल वगैरह का यूज़ करता है, और बैल वगैरह से क्या करता है, खेती करता है, मतलब काफ़ी इंटेंसिव मेहनत वगैरह करता है। फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज़र का भी जो यूज़ करता है वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, मतलब कि आप पता करता है कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसर से कि ये फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ या वो फर्टिलाइज़र यूज़ करूँ, मतलब काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे वो डिपेंडेंट रहता है। और अपनी खेती अच्छी करने के लिए वो क्या करता है, वो इरिगेशन भी किराए पे करता है, रेंट ले लेता है वहाँ से, टैंक की ट्यूबवेल किराए पे ले लेता है, और फिर उससे क्या करता है, अपने खेत को इरिगेशन अच्छी तरीके से करता है। गवर्नमेंट भी उससे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चलती है, इंटेंसिव फार्मिंग, छोटे छोटे खेत होते हैं लोगों के पास। और फिर
मुन्ना लाल जो होता है और अपनी खेती कैसे चलाता है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। मुन्ना लाल जो होता है ना, अपनी खेती और अपना घर और कैसे चलाता है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, वो क्या करता है, कुछ भैंस भी पालता है, जिसका दूध वो अपनी पास की कोऑपरेटिव जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जाके बेच देता है। फिर उसके बाद वो अपनी सोसाइटी से एडवाइस भी लेता रहता है काफ़ी जगह पे, है ना, कि इनको कौन सा फॉडर खिलाना चाहिए ताकि एनिमल की सेफ्टी बनी रहे, एनिमल को बीमार ना हो, क्या करना चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें क्या करता है, सलाह पे काम करता रहता है ना, लाइव स्टॉक एग्री, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये लोग देखते रहते हैं, मतलब काफ़ी, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ, अब आ जाते हैं हम। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब फिर उसके पास जो खेत, जो थोड़ा बहुत गेहूँ होता है वो उसको जाके मंडी में बेच देता है ना, अपने जो भी नज़दीक में मंडी मंडी होती है। और मेजोरिटी केसेस इंडिया में ऐसे ही होते हैं, मतलब छोटी छोटे फार्म होते हैं लोगों के पास, और फिर वो अपनी उसी में खेती कर रहे होते हैं, गाय दो भैंस पाल लेते हैं, उसी का दूध ले जाके मार्केट में बेचते हैं, और गवर्नमेंट की एडवाइस पे सारे काम करते हैं, अपनी गाय भैंसों का ख्याल रखते हैं, और उसी में अपनी खेती चल रही होती है। लेकिन आप अमेरिका की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने बताया कितनी ज़मीन होती है इंडियन के एक फार्मर के पास, 1.5 हेक्टेयर। वहीं पे आप अमेरिका में चले जाओगे तो 250 हेक्टेयर, तो आप समझ सकते हो कई गुना ज़्यादा हेक्टेयर उनके पास होती है। तो फार्मर जनरली आर वो, मतलब क्या होता है, फुल टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, है ना, उन बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो कराते हैं वहाँ पे। जो मेजोरिटी क्रॉप वहाँ पे ग्रो करते हैं कौन कौन सी है, कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो आप ये सारी आप देख लोगे, आप ये इन्होंने केस स्टडी बताई हुई है, यहाँ पे अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ये, अपनी खेत में क्या प्रॉब्लम है उसके सैटेलाइट के थ्रू भी ये लोग चेक करते रहते हैं, अपनी सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह, कि सैटेलाइट के थ्रू चेक करो कहाँ पे ज़्यादा खेती हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, कहाँ पे कम क्रॉप्स हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, मतलब सरप्लस जो होता है ना, सब कुछ उनके पास अच्छा खासा होता है। तो और वो उस हिसाब से अगर जहाँ पे खेती कम हो रही है तो वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र का भी अच्छा खासा यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और मतलब फुल टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जो इंडिया की सॉइल है ना, वो अमेरिका की सॉइल से थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ये नॉर्मल सी केस स्टडी है, इसमें आपको ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कितना हेक्टेयर लैंड यहाँ पे लोग एक्वायर करके रखते हैं और वहाँ पे कितना हेक्टेयर लैंड एक्वायर करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं बेटा। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पे, हम देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है, मैंने बताया एग्री मतलब क्या होता है, सॉइल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन, सॉइल पे जो कल्टीवेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, कौन से फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने बताया जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल कैसी है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें, रेनफॉल कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। व्हाट इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेटा मैंने बहुत बार समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और इसके डिसएडवांटेज भी आपको बताना है। व्हाट इज़ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन क्या होती है बेटा मैंने अच्छी तरीके से समझाया, वही अभी आप बताओ। नेम द फाइबर क्रॉप्स, है ना, फाइबर क्रॉप कौन कौन सी है ये आपको बताया मैंने, फाइबर क्रॉप कौन कौन सी होती है, जूट है, और अगली आप बताओ। चलो, क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड देयर ग्रोथ। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है, ग्रोथ हो, ग्रोइंग, आप फ्रूट वेजिटेबल आप ग्रो कर रहे हो ना, ये सारे क्या हो गया हॉर्टिकल्चर। गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, हम जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी मैंने बताया ब्राज़ील होता है आपका। अब गिव रीज़न, अब आपको रीज़न देना है। इंडिया एग्रीकल्चर प्रिमिटिव इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्रिमिटिव एक्टिविटी। प्रिमिटिव क्यों है बेटा, तो आप बताना है आपको प्रिमिटिव, क्योंकि प्रिमिटिव भी दो टाइप के होते हैं ना, मैंने आपको बताया शिफ्टिंग और नोमैडिक। तो आपको बताना है क्यों इंडिया को प्रिमिटिव एक्टिविटी के नाम से, सॉरी, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर होती है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे एग्रीकल्चर ही होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल से चीज़ें मिल रही है, तो क्या हो रही है, एग्रीकल्चर प्राइमरी है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी बेटा मैंने अच्छी तरीके से समझाया, आप पहले उसको समझोगे तो आप यहाँ पे इजीली समझ जाओगे इसको। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन द डिफरेंट रीजन, क्यों, है ना, वहाँ की मिट्टी, क्लाइमेट, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल क्यों अलग अलग है, इसकी वजह से तो हम ग्रो करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड टर्शरी एक्टिविटी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये सारी चीज़ें बेटे मैंने अच्छी तरीके से आपको डिस्कस कर दी है।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को जितना हो सके बेटा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।